हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके अध्याय नंबर 12 विद्युत धारा के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न की। इसके पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे थे उनको डिस्कस कर लिया था। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू वाली क्लास को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपके परीक्षा उपयोगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी आपके चैप्टर 1 से लेकर 11 तक सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारी विज्ञान विषय की और सामाजिक विज्ञान की मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी चल रही है। वो सब क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी विद्युत चालक में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत चालक में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा है उसे ही कहते हैं विद्युत धारा। या हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की जो दर है उस आवेश प्रवाह की दर को ही कहते हैं विद्युत धारा। सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटे में समय T, और यदि समय T एक हो जाए, 1 सेकंड हो जाए तो I किसके बराबर होगा? ऐसी स्थिति में Q और I एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसी वजह से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। क्या देनी है? 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। देखो सूत्र क्या है? I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, यदि T का मान 1 सेकंड हो जाए, ठीक है, और Q का मान भी 1 सेकंड 1 कूलाम हो जाए। देखो, यदि T बराबर कितना हो जाए? T बराबर 1 सेकंड हो जाए और Q बराबर क्या हो जाए? Q बराबर 1 कूलाम हो जाए। क्या हो जाए? 1 कूलाम। तो ऐसी स्थिति में I का मान क्या होगा? I का मान आपका 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। इसी से हमें परिभाषा बनानी है। क्या परिभाषा बनेगी? यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में समय कितना हो गया? 1 सेकंड, और आवेश कितना है? 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो कितनी होगी? वो आपकी 1 एम्पियर होगी। यानी इसी सूत्र से हमने इसकी परिभाषा बना दी कि यदि किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो कितनी होगी? वो आपकी 1 एम्पियर होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, विद्युत धारा का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? देखो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, लेकिन मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो वो डिवाइस है आपकी अमीटर। क्या नाम है? अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा श्रेणी क्रम में। प्रश्न संख्या 6, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। 1 कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितने आवेश में? 1 कूलाम आवेश में। प्रश्न संख्या 7, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? क्या बोल रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो देखो, जब किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उसे ही कहते हैं उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। विभवांतर का सूत्र क्या है? विभवांतर बराबर कार्य बटे में आवेश, V बराबर W अपॉन Q। और यदि Q का मान क्या हो जाए? 1 कूलाम हो जाए, Q का मान कितना हो जाए?
Q का मान 1 कूलाम हो जाए तो V आपका किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। ठीक है, अगला विद्युत विभवांतर का मात्रक लिखिए। तो मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इसी को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल बटा कूलाम को ही कहते हैं वोल्ट। तो जूल बटा कूलाम भी सही है और वोल्ट भी आपका सही है, दोनों उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। देखो, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर काम में लिया जाता है, लेकिन विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, वही अमीटर को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 12, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है, एक वोल्ट को। देखो सूत्र क्या है, V = W/Q, ये सूत्र है। अब यदि देखो Q का मान कितना हो जाए, Q का मान हो जाए 1 कूलाम, कितना आवेश कितना हो जाए 1 कूलाम, और W का मान कितना हो जाए 1 जूल, कितना हो जाए 1 जूल। तो ऐसी स्थिति में जो आपका वोल्ट है वो कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, विभवांतर आपका 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट। तो कैसे लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि कितना हो, 1 जूल हो, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है वो कितना होगा, वो आपका 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलाम। यदि आवेश का मान 1 हो जाए और कार्य का मान 1 जूल हो तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, प्लग कुंजी, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह लिखिए। तो देखो, प्लग कुंजी या स्विच का प्रतीक चिन्ह ये है आपके, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक ये बनाना है आपको, और वोल्ट मीटर का प्रतीक आपको ये वाला बनाना है। अगर अमीटर का पूछता तो अमीटर का प्रतीक आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम का नियम लिखिए। किसका नियम, ओम महोदय का नियम लिखिए। देखो, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, कोई चालक तार है, जैसे मैंने बताया ये आपका चालक तार है। क्या है ये, चालक तार ए और बी, इनके दोनों सिरे हैं ए और बी। इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओम महोदय क्या कहते हैं कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। यदि तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई और ताप क्या हो, समान रहे, तो ऐसी स्थिति में V जो विभवांतर है वो I के क्या होगा, समानुपाती। और जब हम जो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट होगा आपका R। और R क्या है, R एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये है आपके ओम का नियम। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। आगे बढ़ते हैं। एक ओम को परिभाषित कीजिए। एक ओम को परिभाषित कीजिए। देखो सूत्र क्या था, V = IR। यदि R का मान निकालना है तो क्या होगा, V/I। क्या होगा, V/I। यदि I का मान, विद्युत धारा का मान कितना हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, और विभवांतर का मान कितना हो जाए, विभवांतर का मान आपका 1 वोल्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 1 ओम। क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। वही परिभाषा लिखी हुई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। देखो वही मैंने बताया कि यदि परिपथ के अंदर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो और उसके कारण उत्पन्न विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो फिर उस तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 17। किसी चालक तार का प्रतिरोध
किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर। इस पर निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर। तो चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यानी आर समानुपाती होता है एल के। एल क्या है, चालक तार की लंबाई। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है, उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, वियुक्त क्रमानुपाती। मतलब यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और यदि क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी आर वियुक्त क्रमानुपाती होता है ए के, यानी एरिया के। अगर हम दोनों समीकरणों को मिला दें तो क्या बनेगा, आर समानुपाती एल अपॉन ए। और ये समानुपाती का अगर हम निशान हटा दें तो यहां पर एक लगेगा कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट आपका ये होगा कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर ये साइलम एक कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यदि लंबाई कितनी हो, लंबाई यदि 1 मीटर हो चालक तार की, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के क्या होगा, बराबर होगा। 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बतानी है तो यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो ऐसी स्थिति में उस तार का जो प्रतिरोध है वही उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो देखो इकाई क्या होगी, देखो सूत्र क्या था, R इक्वल टू साइलम L अपॉन ए। ठीक है, और यहां से अगर हम इसकी इकाई निकालेंगे तो देखो क्या होगी, साइलम बराबर R गुणा ए बटे में L। R की इकाई क्या थी, ओम, गुणा L की इकाई क्या थी, मीटर, और मीटर स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर, सॉरी यहां पर मीटर स्क्वायर लिखना है। यहां पर क्या थी आपकी, मीटर स्क्वायर बटे में लंबाई मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ओम गुणा मीटर, क्या बचा, ओम मीटर। अगला, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाए। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों से गुजरने वाली धारा का मान समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विद्युत विभवांतर कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों से गुजरने वाली धारा का मान तो समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न कुल विभवांतर अलग अलग होता है, ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिया गया है, यहां पर प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3 तीनों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा गया है। तो तीनों के अंदर प्रवाहित होने वाली समान धारा कौन सी है, समान विद्युत धारा आपकी I है, समान विद्युत धारा I है, लेकिन तीनों के अंदर उत्पन्न विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो हमारे सामने 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, तीनों श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। इसमें प्रवाहित धारा I है, और R1, R2 तथा R3 सिरों के मध्य कुल विभवांतर कितना है आपका, V है। तो कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर क्या होगा, IR2, और V3 बराबर क्या होगा, IR3। इन तीनों को हमने यहां पर रख दिया, IR1, IR2, IR3। यहां से हमने I को कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तीनों ब्रैकेट के अंदर बच गए, और इधर देखो I से I क्या हो गया, कट गया। तो आपका जो परिणामी प्रतिरोध है वो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्या है, ये श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम सभी प्रतिरोधों को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं।
ठीक है। यदि n प्रतिरोध आपस में जुड़े हो किसमें, श्रेणी क्रम में, तो फिर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेकर Rn सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। इसको समझाना है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैसा होता है, समान होता है, तो प्रतिरोधों का ऐसा क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम का उल्टा, यहां पर धारा सबके अंदर अलग अलग होगी, लेकिन प्रतिरोध का मान विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यहां पर सभी के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग है, I1, I2 और I3 तीनों के अंदर अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन जो विभवांतर है उसका मान सभी के लिए समान है, V है। तो देखें चित्रानुसार R1, R2 और R3 तीनों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम के अंदर जोड़ा गया है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग है, I1, I2 और I3, और समान विभवांतर कितना है, V है। तो परिपथ के अंदर कुल विद्युत धारा कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और I का मान क्या होता है, V अपॉन R, क्या होता है, V अपॉन R। तो I1 का मान क्या होगा, I1 का मान होगा V अपॉन R1, I2 का मान कितना होगा, V अपॉन R2, और I3 का मान कितना होगा, V अपॉन R3। ठीक है, और परिणामी I बराबर क्या हो गया, V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। यहां से हमने V को बाहर ले लिया, तो V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां पर जो RP है वो समांतर क्रम संयोजन का क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध। इसी तरह यदि n प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध है वो इस सूत्र की मदद से क्या होगा, ज्ञात होगा। ठीक है, यह था आपका समांतर क्रम संयोजन। अगला है प्रश्न संख्या 21, जूल के तापन नियम को समझाइए। जूल का तापन नियम क्या कहता है। तो यदि किसी तार में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तथा उत्पन्न विभवांतर V हो, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W इक्वल टू वी क्यू के। ठीक है, यदि किसी तार में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है और उत्पन्न होने वाला विभवांतर V है, तो किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू विभवांतर गुणा आवेश। अब आवेश का सूत्र क्या है, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहां से Q का मान क्या आ गया, Q का मान आ गया IT, तो Q की जगह हमने क्या रख दिया, IT। ठीक है, अब निवेशित ऊर्जा VIT ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होगी, परिणीत होगी। अतः यहां पर उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो क्या होगी, H बराबर VIT, और V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो V की जगह IR रख देंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। यहां से क्या पता चलता है कि उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है, और समय के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। और उपरोक्त तीनों नियम को क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। इन तीनों नियमों को ही कहते हैं जूल का तापन नियम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, समझाइए। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया जो कार्य है उसे ही कहते हैं विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया जो कार्य है उसे ही कहते हैं विद्युत शक्ति, या हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा के उपभोग होने की जो दर है उसी को कहते हैं विद्युत शक्ति। P बराबर किया गया कार्य W बटे में कुल समय। ठीक है, यह शक्ति का सूत्र है। अब विद्युत परिपथ में निवेशित ऊर्जा या कार्य W का मान क्या होता है, VIT। किसके बराबर होता है, VIT के बराबर, है ना। तो P इक्वल टू VIT, यानी किया गया कार्य है वो क्या होगा, VIT। तो P बराबर W की जगह हमने क्या रखा, VIT बटे में T, तो T से T कट गया, P बराबर क्या आया, VI। फिर हमें पता है V बराबर क्या होता है, IR, तो P बराबर क्या हो गया, IRI। तो P बराबर हो गया I स्क्वायर R, क्या हो गया,
आई स्क्वायर आर, और इसी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बटे में आर। क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बटे में आर। ये हो गया आपके विद्युत शक्ति का सूत्र। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? वो है वाट। क्या है? वाट। आगे 1 किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा का जूल के अंदर मान होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। प्रश्न संख्या 24, विद्युत शक्ति का व्यवसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो व्यवसायिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा, या जिसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा, या जिसे हम कहते हैं यूनिट। प्रश्न संख्या 25, यदि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति कितनी है? देखो क्या दिया हुआ है? 220 वोल्ट, यानी V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, I का मान कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। मैं क्या निकालना है? P बराबर क्या होता है? VI। तो 220 का गुणा कर दिया 0.5 से, कितना आ गया? 110 वोल्ट। आगे प्रश्न संख्या 26, 100 वॉट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 10 घंटे चलाने पर 30 दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना यूनिट में करो। तो देखो 100 वॉट का फ्रिज है, दिन में कितने घंटे चलता है? 10 घंटे। कितने दिन? 30 दिन। तीनों को गुणा कर दिया, 30,000 वॉट घंटा। कितना हो गया? 30,000 वॉट घंटा। अब इसको किलोवाट में बदलना है, तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया, तो कितना हो गया? 30 यूनिट या 30 किलोवाट घंटा। कितना हो गया? 30 यूनिट या 30 किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 12 के जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाकी के जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं उन सभी को हम पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।